ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रिटिश रूल के अंडर में जो स्टेट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी था उसके बारे में डिस्कशन शुरुआत किया था। जो इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, किस तरीके से जो पीजेंट्स थे, जो छोटे लैंड ओनर्स थे, वो किस तरीके से गरीब हो गए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। तो उस दौरान कमर्शियलाइज स्टेट कॉलोनियल रूल के दौरान जो है एक स्टेप ये भी उठाया गया, जो एग्रीकल्चर है उसको कमर्शियलाइजेशन किया गया, जो कि आप बोल सकते हैं एक साइन था टू मूविंग टूवर्ड्स कैपिटलिस्ट फार्मिंग का। बहुत सारे जगहों में जो रिच पीजन्स थे वो डेवलप होने लगे बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन और जो टेनेंसी लेजिस्लेशन या टेनेंसी लॉ बना था उसके कारण। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फार्मिंग करना बेटर नहीं समझा। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, जो रिच पीजन्स थे उन्होंने लैंड एक्वायर करना शुरू किया और लैंडलॉर्ड्स बनने लगे, और या तो मनी लेंडर्स या मनी लेंडिंग करने लगे, क्योंकि यही उनको उस समय प्रॉफिटेबल लग रहा था। और ये जो कमर्शलाइजेशन है ऑफ एग्रीकल्चर है, ये ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं कर पाए, कुछ लोगों के अलावा। और इसीलिए जो कैपिटलिस्ट फार्मिंग था वो भी काफ़ी धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करने लगा। और कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर से जो कैपिटलिस्ट फार्मिंग होना था या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना एक्सपेक्टेड था, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि इंप्रूवमेंट में तो कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। सो इसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस हुआ, कमर्शलाइजेशन जैसे ही कर दिया गया, इसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस हुआ ये यही हुआ कि जो बेटर सॉइल रिसोर्सेज अवेलेबल था वो अब फूड क्रॉप्स में न लग कर कहाँ लगने वाला था, कमर्शियल क्रॉप्स में लगना शुरू हो गया था। और ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर धीरे धीरे ग्रो करने लगा, इससे जो मनी लेंडर या जो बड़े रिच मर्चेंट्स थे वो लोगों को और ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लोग जो कल्टीवेटर्स थे, छोटे कल्टीवेटर्स थे, उनको एक्सप्लॉइट करने का। अब ये होने लगा, जो पुअर पीजेंट थे, जैसे ही उनका क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता तो उनको तुरंत उसको सेल करने का एक प्रेशर उनके पास आ जाता है, चाहे प्राइस कुछ भी उनको नुकसान हो रहा हो या फिर फायदा हो रहा हो। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था उस समय। लेकिन जैसे हार्वेस्ट हुआ, क्योंकि उनको तो सेल करने की जल्दी इसलिए रहती थी क्योंकि उनको गवर्नमेंट का जो टैक्स डिमांड है उसको मीट करना रहता है, लैंड लॉर्डर्स का जो डिमांड है उसको मीट करना रहता है, मनी लेंडर से वो उधार लिए रहते हैं, उसको इंटरेस्ट देना रहता है, तो उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। ये कमर्शलाइजेशन से उनको कुछ फायदा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही वो फसल हार्वेस्टिंग हो जाता था तो मर्चेंट आके अपने, क्योंकि मर्चेंट एक ऐसे पोजीशन में था जो अपना टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकता था, और जो कल्टीवेटर्स थे वो मजबूर थे, है ना, वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन, अपना प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी प्राइस उनको दिया था वही लेना पड़ता था। कि मेन रीज़न था कि उनको अपना जो डेप्ट है वो क्लियर करना होता था, जमींदार का टैक्स, उसके बाद जो गवर्नमेंट का टैक्स, ये सब टैक्स उसको देना था। इस वजह से जो मर्चेंट थे, जो कि अमूमन ये देखा था, तो जो लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर थे वही फिर मर्चेंट भी होते थे, वही लोग कम दाम में खरीदते भी थे, और वही पैसा से फिर उनको वापस जो इंटरेस्ट वगैरह कल्टीवेटर्स को भरना पड़ता था, टैक्स वगैरह भरना पड़ता था। तो इससे कोई फायदा कल्टीवेटर्स को नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा नुकसान हुआ। जो मर्चेंट्स है उनको इसका फायदा मिलने लगा, ठीक है। और ये मर्चेंट होते कौन थे? अल्टीमेटली वही जो मनी लेंडर है, जो लैंडलॉर्ड है, वही घूम फिर के मर्चेंट, मतलब पैसा वही देते थे कल्टीवेट करने के लिए, और जैसे कल्टीवेट हो जाए पैसा वो भी उधारी में देते थे, इंटरेस्ट ले खाने, मतलब उसमें उनको मिलता था। जैसे ही कल्टीवेशन हार्वेस्ट हो गया फिर वही लोग मर्चेंट बन के जो परचेस करते थे, वो भी बहुत ही कम दाम पे, तो डबल फायदा उनको होने लगा। बट कल्टीवेटर्स को कोई इससे फायदा नहीं होता। तो एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था कॉलोनियल पीरियड में, ये हमने समझा। अब जरा एग्रीकल्चर लेबरर्स का क्या कंडीशन रहा होगा इसके बारे में समझता। अगर एग्रीकल्चर का कंडीशन बुरा था तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का क्या कंडीशन हो सकता है। एक तो देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर जो आर्टिशियन थे, हैंडीक्राफ्ट्स जो लोग थे, मतलब जो लोग हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, ये सब तो ब्रिटिशर लोगों ने किसी ना किसी तरीके से जो है बर्बाद कर ही दिया था। तो सब लोग मजबूर थे अब कहाँ काम करने को, लैंड में काम करने को। और ऑलरेडी जो टीनेंसी लेजिस्लेशन या फिर जो सिस्टम वगैरह पॉलिसीज ऑफ जमींदारी, रोहितवारी, महलवारी, ये सिस्टम लाने के बाद से तो जो छोटे कल्टीवेटर थे उनका तो बर्बादी हो गया था। अब जो भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे वो भी क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लैंड पे डिपेंडेंट हो रहे थे। लेकिन उनका भी हालत टैक्स बर्डन के तले, या फिर बोल सकते जमींदार या मर्चेंट के बर्डन के तले दबकर ऐसा था कि उनको कोई इंसेंट या फिर मोटिवेशन नहीं था कि वो अपना लैंड को इम्प्रूव करे, उसका इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ाए, उसको उसमें अच्छे खाद, अच्छा बीज वगैरह यूज़ करे। क्यों नहीं था मोटिवेशन? क्योंकि उनको पता था हार्ड वर्क वो करेंगे अल्टीमेटली उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, वो ऐसे भूखे रहने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टैक्स के रूप में हो या फिर शेयर के रूप में हो, वो कौन ले जाने वाला है? ज़मींदार, मर्चेंट एंड गवर्नमेंट। सो इस वजह से क्या, एग्रीकल्चर लेबर का जो कंडीशन था वो काफ़ी दयनीय था। एक तरीके से वो एज अ टीन एंड सेक्ट विल बोल सकते हैं शेयर क्रॉपर के हिसाब। शेयर क्रॉपर मतलब होता है कि जो सेम लैंड पे शेयर करके क्रॉपिंग कर। और देखिए, ये जो लैंड है, लैंड पे भी एक तरह का बर्डन था, क्योंकि जो लोग दूसरे जगह एम्प्लॉयड थे, वहाँ से एम्प्लॉय होने के बाद, अनएम्प्लॉयड होने के बाद वो लैंड पे आने लगे।
और लैंड पे आने के बाद वो किसके अंडर पे आने लगे? ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड्स, जमींदार एंड मर्चेंट्स के अंडर पे आने लगे। तो इनके अंडर पे तो कल्टीवेटर्स का वैसे ही जो छोटे टेनेंट्स थे उनका हालत बहुत ख़राब था। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे वो मजबूर थे एक तरीके से। स्टारवेशन वेजेस मतलब इतना कम पे या फिर बोल सकते हैं उनको मिलता था कि एक टाइम का शायद खाना अच्छे से उनको नसीब हो पाता होगा। तो एग्रीकल्चर लेबरर्स का अगर हम ओवरऑल बात करें, हालत बहुत ही ख़राब था ब्रिटिश रूल के दौरान। ओके, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन का भी काफ़ी अभाव था। मॉडर्नाइजेशन का अभाव इसलिए था क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो जो भी रेवेन्यू यहाँ से अर्न कर रहे थे, इंडिया से अर्न कर रहे थे, उसका कुछ कुछ भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे टू इम्प्रूव द कंडीशन हेयर। मतलब इंडियन एग्रीकल्चर का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर उनको इम्प्रूवमेंट करने का कुछ ऐसा मोटिव ही नहीं था। वो क्या करते थे, किसी न किसी तरीके से वो पैसा कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड में भेजते थे, या ब्रिटिश का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे जो उसका उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाने में खर्च करते थे। और एज अ ट्रिब्यूट जो मेन इंग्लैंड गवर्नमेंट है उसको भी काफ़ी भारी भरकम अमाउंट वो पे करते थे। सो जिस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में जो है एग्रीकल्चर डेवलप मॉडर्नाइज हो रहा था, ठीक है, इंडिया में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना या फिर इंट्रोड्यूस होना वो बिल्कुल ज़ीरो था। तीर्थंकर रॉय जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपने बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 उन्होंने ये मेंशन किया कि द बेसिक सेट ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स चेंज लिटिल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट होने लायक जो बेसिक सेटअप है उसमें कोई बदलाव नहीं था। वो पुराने घिसे पिटे जो भी मेथड से इंडियंस वही यूज़ कर रहे थे, कोई नॉलेज नहीं था। जो इंडियन पीजन्स थे वो प्रिमिटिव मेथड ही यूज़ कर रहे थे काफ़ी दिनों से, सेंचुरी से। और एक डेटा उन्होंने दिया कि इट वाज एस्टिमेटेड दैट इन 1951 देयर वर ओनली 0.3 मिलियन आयरन प्लस। जो हल लोहे के हुआ करते थे उस समय 0.3 मिलियन थे केवल। और वुडन प्लस कितने थे? 31.3 मिलियन जो वुडन प्लस थे। और जो इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थे उसके बारे में तो पता भी नहीं था। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट थे जो कि काउ डंग के, नाइट सॉइल, कैटल बोन्स। लेकिन इस पे डिपेंडेंट होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा इसका वेस्टेज होता था फार्मर में इसका नॉलेज ना होने की वजह से। सो 1938-39 की अगर बात करें, ओनली 11% ऑफ क्रॉप लैंड वॉज अंडर इम्प्रूव सीड्स। सिर्फ 11% ऐसा फील्ड था जिसमें इम्प्रूव सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और वो भी जो है ज़्यादातर नॉन फूड यानी कमर्शलाइज्ड क्रॉप जो थे, नॉन फूड क्रॉप्स, उसको उगाने में यूज़ किया जाता था उस लैंड को। और एग्रीकल्चर का जो एजुकेशन उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड किया गया था। 1946 की अगर बात करें तो सिर्फ 9 एग्रीकल्चर कॉलेजेस थे पूरे देश में, और हार्डली कोई इन्वेस्टमेंट किया गया था टेरेसिंग में, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज या डीसॉलिनेशन ऑफ सॉइल में। और इरिगेशन ही केवल मतलब एक ऐसा फील्ड था जिसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस देखा गया था। सो अगर पीजेंट्री की बात करें कॉलोनियल रूल पे, वो पूरी तरह क्रस्ट था। ट्रिपल बर्डन के अंदर, जो ट्रिपल बर्डन क्या था? एक तो गवर्नमेंट का बर्डन था, जमींदार का बर्डन था, फिर लैंडलॉर्ड का बर्डन था, एंड फिर मनी लेंडर का भी बर्डन था, जिसके तले जो है पीजेंट्री दब के बर्बाद हुआ था। सो आफ्टर दिस थ्री हैज टेकन देयर शेयर, ये जमींदार, उसके बाद गवर्नमेंट हो गए और मनी लेंडर, ये जब अपना अपना शेयर ले लेते थे तो जो एक्चुअल में कल्टीवेटर थे उनके और उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। और बिपिन चंद्र इन्होंने मेंशन किया, वे एक इकोनॉमिस्ट थे, दैट बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल पीरियड द रेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय पीजेंट्री, कॉलोनियल पीरियड खत्म होते होते जो रेंट और इंटरेस्ट छोटे लैंड होल्डर्स ने पे किया था वो था 1400 मिलियन पर ईयर। उस समय के हिसाब से सोचिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और 1937 तक का अगर बात करें, जो रूरल डेप्थ था वो 18,000 मिलियन था। और ये चीज़ का मेंशन उन्होंने किया है अपने बुक में, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पेंगुइन 2008, द डिजिटल एडिशन 2011। और ये जो कंटिन्यूस इम्पोवर मतलब जो पीजेंट्स थे, जो छोटे लैंड ओनर्स थे, वो जो कंटिन्यूस मतलब इसका जो ये जो गरीब मतलब इसका जो रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था, ये पीजेंट्स कंटिन्यूसली गरीब हो रहे थे। और इसके साथ साथ समय समय पर जो है फेमाइन्स आ रहा था, भूखमरी आ रहा था। लोग जो है लाखों में लोग मर रहे थे सूखे में या फिर बाढ़ में कह ले, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं था टेरेसिंग का या फ्लड कंट्रोल का। तो कभी बाढ़ आ जाता तो उसमें भी फसल खराब हो जाता था। लेकिन जो गवर्नमेंट का टैक्स हो या फिर मनी लेंडर का जो इंटरेस्ट पे करना था वो तो करना ही पड़ता था। तो इस वजह से कल्टीवेटर्स जो है एक दयनीय लाइफ जी रहे थे, और ज़्यादातर उनके पास खाने के लिए नहीं होता था, जिस वजह से फ्रिक्वेंटली भूखमरी या फेमाइन इस तरीके का जो इंसिडेंस है वो आता रहता था इंडिया में। और उस समय काफ़ी लोग जो है मरते भी थे।